हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है और लॉकडाउन जैसी सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सवाल यही है कि आखिर कोरोना की ये चेन महाराष्ट्र में कैसे ब्रेक होगी। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर महाराष्ट्र में जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है और मौत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में 398 लोगों की जिंदगी कोरोना ने 24 घंटे में छीन ली है। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट है और पुणे इस वक्त ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां पिछले 24 घंटे में आंकड़े डरा रहे हैं। करीब 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र का कोरोना ग्राफ आपके सामने। महाराष्ट्र का ये कोरोना मीटर अब आपके सामने, जो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से भाग रहा है। करीब 64,000 केसेस निकले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अब देखिए। कोरोना किस तरह से महाराष्ट्र में मौत बांट रहा है। हालत यह है कि हर घंटे महाराष्ट्र में 17 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। हर घंटे महाराष्ट्र में 17 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई होता था, लेकिन अब यह बदलकर पुणे हो गया है। पुणे पहले नंबर पर क्यों है बता दें, क्योंकि यहाँ कोरोना का ट्रेंड बहुत खतरनाक बन रहा है। 24 घंटे में 10,963 केसेस आ चुके हैं और 109 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में करीब 9,000 केसेस सामने आए हैं। 53 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो पुणे में सबसे ज्यादा कहर है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर और राज्य के नोडल ऑफिसर टीपी लहाने मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लहाने साहब, कैसे टूटेगी चेन ऑफ ट्रांसमिशन? अगर कोशिश ये थी कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन उसका भी कोई खासा असर नजर नहीं आ रहा है। क्या है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और कैसे इसे पूरा किया जाएगा? महाराष्ट्र में जैसा अभी आपने बताया ग्राफिक में कि यहाँ 63,000 केसेस कल आई है। 398 लोगों की मौत हो गई है और आप देखते हो कि यहाँ लॉकडाउन जारी किया गया है। लॉकडाउन जारी करने के बाद जो लोगों को इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन तो है ही। पहले 7 दिन तक ये कम होने वाला नहीं है, क्योंकि कम चेन ब्रेक करने के लिए जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनको, उनके साथ साथ और लोगों को इन्फेक्शन होता है कि जिनका टेस्ट नहीं किया जाता है, तो दे आर द स्प्रेडर। तो ये करने के बाद जो घर में बैठेंगे, उसके बाद ये माइल्ड डिसीज है, तो ये स्प्रेड कम होगा। तो 7 दिन के बाद ग्रेजुअली ये नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली कम होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ होता है। तो 14 दिन के बाद इसको मुझे लगता है कि कम होना ज़्यादा शुरू होगा। लेकिन 7 दिन के जो 60,000 के आंकड़े आ रहे हैं, 7 दिन के बाद इसको कम होते हुआ दिखेगा, क्योंकि दूसरा कोई इलाज नहीं है। जब तक ये लोग घर में नहीं बैठेंगे या मास्क पहनेंगे नहीं, तब तक ये इन्फेक्शन फैलने वाला है। हालांकि आपको लगता नहीं है कि ये फैसला और ये समझदारी लोगों को पहले ही दिखानी चाहिए थी, लॉकडाउन जैसी स्थिति ना आती? क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिस तरह से सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, आज उसी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, कैसा है, देखिए, लोगों को हर चीज ऐसा नहीं है कि बोला नहीं गया है। गवर्नमेंट ने हर चीज, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार जो कोशिश कर रही है, जो लोगों को बोल रही है कि मैं जवाबदार हूँ। मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि मैं खुद जवाबदार, मैं सब करूंगा। और ये त्रिसूत्री के लिए बहुत सा बड़ा बार बोला गया है कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, इसके लिए बोला गया है। लेकिन अभी कैसा हो गया है कि अभी आप देखते हो कि ये जो म्यूटेशन आया है, ये म्यूटेशन में जो लोग अभी इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनका एज कम हो गया है। दैट इज 20 to 50 ईयर्स एज जो है, उनमें ये ज्यादा बीमारी हो गई है। ये तो काम करने वाले लोग हैं और ये काम के लिए बाहर जाने वाले लोग हैं। वहां जाने के बाद जब वो खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो उस वक्त शायद 2, 3, 4 मास्क निकालते हैं और घर में बीमारी लेके जा रहे हैं, तो पूरा के पूरा फैमिली उसमें पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए चेन ब्रेक करने के लिए जब तक हर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्क नहीं पहनते हैं, तब तक ये चेन ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार को ये लॉकडाउन करना पड़ा, क्योंकि कौन से भी हालत में अगर लोग बाहर आ जाते हैं तो ये नंबर जो है कम नहीं होने वाला है। हालांकि नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन भी बेअसर नजर आ रहे हैं और पहली बार नहीं है कि इस तरह से जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा सवाल लहाने साहब अब मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर है, क्या किस तरीके से उसे अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए मेडिकल फैसिलिटीज में अभी अगर बॉम्बे में देखें तो यहाँ 8,000 बेड बढ़ाए जा रहे हैं और ऑल ओवर महाराष्ट्र भी अभी हमारे पास फिलहाल तो 3,70,000 बेड है हमारे पास। 1,60,000 हमारे पास डीसीएच के बेड है, हमारे पास 20,000 गवर्नमेंट में आईसीयू के बेड है। तो ये सब अभी प्राइवेट के जो बेड है तो हमने बॉम्बे में 80% बेड जो है प्राइवेट अस्पताल के एक्वायर किए हैं। वही चीज हम जहां जहां जैसा पुणे हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, जहां जहां भी ये बीमारी बढ़ रही है वहां प्राइवेट के बेड भी हम 80% बेड ले रहे हैं और इसको सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो कि किसी को बेड नहीं मिला हो, जिसको जरूरत हो उसको बेड मिलना चाहिए और इसलिए ये सेंट्रली ये बेड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें वेंटिलेटर बढ़ाने का काम, आईसीयू बढ़ाने का काम और डीसीएस बढ़ाने का काम, सीसीसी सेंटर बढ़ाने का काम और जिनके पास सीसीसी होम क्वारंटाइन हो नहीं सकता है ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करने के ऊपर ज्यादा ध्यान हम दे रहे हैं। क्योंकि इन बेकाबू हालात में लाने साहब ये भी देखा है कि इंजेक्शन की जगह अब 3 दिन के टोकन लोगों को मिल रहे हैं, लंबी कतारें यहाँ पर फार्मेसीज के सामने भी नजर आ रही हैं और सीएम खुद कह चुके हैं कि अगर जरूरत हो तो ही कोरोना को लेकर जांच कराएं। ऑक्सीजन सप्लाई सबसे बड़ा मुद्दा कई दिनों से। देखिए कैसा है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमको जो लगता है, हमको जो नियर अबाउट 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लगता है एंड उसका जो बंदोबस्त है कि 100% ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री का ऑक्सीजन है वो भी ऑक्सीजन हम अभी 100% जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पैदा होगा इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाएगा। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या ऑल ऑक्सीजन जो भी है वो अभी पेशेंट के लिए यूज किया जा रहा है और हमारे पास जो आज तो भी ऑक्सीजन हमारे पास सब जगह हम दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट की संख्या बढ़ रही है इसलिए थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन लगने वाला है। इसके लिए बाजू के स्टेट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट किया है कि हमको थोड़ा यहाँ ऑक्सीजन बाजू के स्टेट से देना चाहिए और वो दे भी रहे हैं। तो कई जगह से ऑक्सीजन लाया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का सब कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उसका मिसयूज नहीं हो, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं यूज किया जाए, तो उसका यूज का भी कंट्रोल करने का हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर से हम देख रहे हैं इंजेक्शंस के लिए भी अब टोकन मिल रहे हैं 2 या 3 दिन बाद के। नहीं, इसमें कैसा हो गया है कि जो रेमडेसिविर नाम की दवा है हमने उसके एसओपी निकाले हैं, लेकिन अभी रेमडेसिविर को लेके लोगों में ये हो गया है कि रेमडेसिविर दिया तो बिल्कुल पेशेंट मरता नहीं है। ऐसा होने की वजह से हर आदमी रेमडेसिविर मांग रहे हैं, रिलेटिव मांग रहे हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर ने वो एडवाइस करना चाहिए। हमने बोला है कि 2 से 9 दिन तक आप रेमडेसिविर दे सकते हो, मॉडरेट डिसीज में दे सकते हो, 9 दिन के बाद उसका फायदा होता नहीं है और वो रेमडेसिविर को लेके और वो 6 इंजेक्शन देना चाहिए, उससे ज्यादा देना नहीं चाहिए। और ये उस वक्त जब भी बीमारी कम हो गई थी तो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बंद हुआ था। प्रोडक्शन होने के बाद रेमडेसिविर आने के लिए मार्केट में उसको 15 दिन फिक्स होने के लगता है, तो 20 तारीख से रेमडेसिविर मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो है तो रेमडेसिविर बहुत सारी जगह कम है और इसके लिए ये जो टोकन दिया जा रहा है, क्योंकि 7 कंपनी रेमडेसिविर देते हैं और वो 7 कंपनी में रेमडेसिविर आज नहीं है, लेकिन हमारे पास बॉम्बे में वो रेमडेसिविर मिला है, वो हम इधर उधर देके डिस्ट्रीब्यूट करके जहां इमरजेंसी है, जिसको सही में जरूरत है उसके लिए रेमडेसिविर दे रहे हैं, लेकिन जिसके लिए सही में जरूरत नहीं है ऐसे पेशेंट के लिए कहीं जगह एडवाइस किया जा रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो टोकन दे रहे हैं। लानी साहब, एक सवाल इस बात को लेकर चिंता बढ़ाता है, क्योंकि अगर इंजेक्शंस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, क्या वाकई यही वो हालात हैं जिस वजह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बदलना पड़ रहा है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाने की वजह से ज्यादा डेथ भी हो रही है? नहीं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदला नहीं है और ज्यादा डेथ आप अगर देखते हो तो ये जो ज्यादा डेथ आप दिख रहे हैं इसमें से 30% डेथ इसलिए हो रहे हैं कि बहुत लेट आ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये बीमारी में जब भी आपको बुखार आएगा या आपको कोई सिम्टम्स होगा, आपने इमीडिएट जाके डॉक्टर को मिलना चाहिए। जो लेट आने की वजह से विदिन 24 आवर्स ब्रॉड डेथ ये इसलिए हो रहा है कि जो बीमारी है वो ज्यादा जल्दी जाके नहीं बता रहे। नहीं बताने की वजह से जब भी वो लंग में इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो इस वक्त उनको सेव करना डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ये नंबर दिख रहा है। ट्रीटमेंट बदलने की वजह से बिल्कुल नहीं है, ट्रीटमेंट कहीं बदल नहीं की है, वही ट्रीटमेंट है, वही एसओपी टास्क फोर्स की, और उसने हम हर वक्त बोले एसओपी के साथ जाओ और हर आदमी के पास हमने एसओपी भेजा है। टास्क हमने वो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए लिखा है, हमारे पास यहाँ से लेके गढ़चिरौली तक सेम ट्रीटमेंट है और ऑक्सीजन नहीं है या ड्रग नहीं है बोल के ट्रीटमेंट में बदल नहीं आया है, बट लोग लेट आ रहे हैं। इसलिए मैं सब लोगों को विनती करता हूं कि ये आप जब भी आपको कोई लगता है कि कोई नाक से पानी आ रहा है, बुखार आ रहा है
या लूज मोशन हो रहा है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए। और इसमें प्राइवेट डॉक्टर छोटे छोटे जो है वो ट्रीटमेंट देते वक्त उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, उनको भी मैं विनती करना चाहता हूं कि जब भी पेशेंट आता है पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करो, क्योंकि जब भी लेट होकर ऑक्सीजन लगता है तभी रेफर किया जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर जल्दी पेशेंट आता है तो उसको 100% बचाया जाता है। इसलिए कोई ट्रीटमेंट में बदल नहीं है और वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई चीज जो है उसमें नहीं होने की वजह से हमने बदल नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं सर कि अब क्योंकि लोग थोड़ी लापरवाही अपने सिम्टम्स को लेकर भी कर रहे हैं, वो इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ये भी वजह है कि जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं थोड़ी कंडीशन उनकी क्रिटिकल हो जाती है। हाँ, हम हमारे पास आप अगर देखते हो तो आप जैसा पुणे बोल रहे हो, तो पुणे में ब्रॉड डेड जो आते वक्त ही जो है कि जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हो, या 24 आवर्स में मरने वाले की जो तादाद है वो बढ़ रही है। इसलिए कि वो जो है कि जब भी बीमारी हो जाती है तो जल्दी नहीं आ रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि वो उन्होंने जल्दी आना चाहिए और जल्दी रेफर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये डेथ बिल्कुल कम हो जाएगी और ये ट्रीटमेंट की वजह से बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप ये कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को सही ट्रीटमेंट मिले, आने वाले कुछ दिनों में ये ग्राफ तेजी से नीचे भी गिरेगा। हाँ, आने वाले दिन में देखिए जो लॉकडाउन किया है उसमें यही उसके पीछे सोच है कि ये 7 दिन तक थोड़ा बढ़ता रहेगा, 7 दिन के बाद कम होता रहेगा और 14 दिन के बाद कम होगा, और इसलिए पेशेंट का नंबर भी कम होगा, उसके साथ उसमें जो मौत हो रही है वो भी कम होगा। यही सोच के हमने ये लॉकडाउन किया है और मुझे लगता है कि हम इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे और हमारा जो आज पेशेंट बढ़ा है वो पेशेंट कम होना शुरू होगा। अभी की सिचुएशन के हिसाब से जहां हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में कंडीशंस क्या है, क्योंकि क्या ये भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों को भी कोविड केयर सेंटर बना दिया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके? हाँ, देखिए कैसा है कि जहां हम बना सकते हैं वहां हम बेड भी बढ़ा रहे हैं, आईसीयू भी बढ़ा रहे हैं, हम वेंटिलेटर भी बढ़ा रहे हैं, और जो अस्पताल में प्राइवेट के अस्पताल है उनके भी बेड ले रहे हैं। तो हमने सीसीसी सेंटर भी बना रहे हैं। तो बेसिक कैसा है कि व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जहां जहां हमको ज्यादा बेड लग रहे हैं वहां हम बेड डालने का कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में हर आदमी को बेड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसका कोशिश कर रहे हैं। और हर आदमी को आज तो भी आपको बताता हूँ, आज भी बॉम्बे में होने के बाद भी वेंटिलेटर हर आदमी को मिलता है, या पुणे में जो है तो भी ये सब होने के बाद भी वेंटिलेटर हम दे पा रहे हैं। आज तो ऐसी स्थिति है कि जहां जहां कोई चीज हमको लगता है कि यहाँ नहीं है वो हम उसको वहां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हर जगह हर पेशेंट के लिए सुविधा कैसी हो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रही हूं उन जगहों की यहाँ पर लहानी सर, जहां पर ये साफ तौर पर अब पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और लिख दिया गया है कि इंजेक्शंस नहीं है, रेमडेसिविर इज नॉट अवेलेबल और ओनली एट हॉस्पिटल फार्मेसी। इसी वजह से मैंने आपसे ये थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि इंजेक्शंस की कमी हो चुकी है, और अगर लोग फार्मेसी या केमिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो उन्हें 2 से 4 दिन के टोकन्स मिल रहे हैं क्योंकि स्टॉक अभी भी अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि अब लोगों के ट्रीटमेंट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों को अब सही से ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि इसका रेमडेसिविर का कंट्रोल हमने कलेक्टर के पास दिया है, उनके साथ एफडीए का एक आदमी और कलेक्टर, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये कई अस्पताल में इसको लेके वो उसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, या उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, तो ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए बोल के ड्रग कंट्रोलर के तरफ से ये इसको अपन कंट्रोल कर रहे हैं और हर जिले में इसको कंट्रोल करके दे रहे हैं। इसलिए कोई ड्रग नहीं है बोल के ट्रीटमेंट में कोई ये नहीं है। हाँ, डेफिनेटली शॉर्टेज ऑफ द रेमडेसिविर है, लेकिन रिक्वायर्ड इंडिकेटेड पेशेंट को रेमडेसिविर हम दे रहे हैं। जी डॉक्टर लहाने, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र डीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर लहाने से हम बात कर रहे थे। और हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।